नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, आज हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के बुक के एक नए चैप्टर केंद्र राज्य संबंध को देखने वाले हैं। केंद्र राज्य संबंध को इस अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से और समझना चाह रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें, जिसमें भारत की संघीय व्यवस्था को समझाया गया है कि संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, उनमें अंतर को समझाया गया है। और अगर आप संघीय व्यवस्था को अच्छे से समझ रहे होंगे तो केंद्र राज्य संबंध को समझने में आसानी होगी। तो इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप पहले संघीय जो व्यवस्था है उस वाले लेक्चर को देखिए, यानी कि इसके पहले लेक्चर को, तो इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन। आप लोगों को पता होगा जो भारत का संविधान है वो अपने स्वरूप में संघीय है, ठीक है, जिसमें शक्तियों का विभाजन, कहने का तात्पर्य यह है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय, तीन आधारों पे किया गया है। लेकिन न्यायिक शक्ति जो है उसका बंटवारा नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे भारत में, हमारे संविधान में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च है, ठीक है। तो एकीकृत जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी शक्तियों का विभाजन सेंटर और स्टेट लेवल पे नहीं किया गया है। केवल किन शक्तियों का विभाजन किया गया है? विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय, तीन आधारों पे शक्तियों का विभाजन किया गया है, ना कि न्यायिक शक्ति का विभाजन किया गया है, ठीक है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस तरह संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की है। केंद्र राज्य संबंधों के अगर अध्ययन की बात करें तो इनको तीन प्रकार के या तीन दृष्टिकोण से इनका अध्ययन किया जाता है। पहला है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध, ठीक है। विधायी यानी कि कानून बनाने से संबंधित, प्रशासनिक अर्थात उसको लागू करने से संबंधित, और वित्तीय यानी वित्त से संबंधित, ठीक है। तो इनमें हम सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे विधायी संबंध के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य कैसे इन लोगों का रिलेशन है, किसका? सेंटर और स्टेट का, ठीक है। सेंटर स्टेट जो रिलेशन वाला चैप्टर ये है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इम्पॉर्टेंट तो सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको संघीय व्यवस्था को अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि इसके पहले के लेक्चर में है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि शक्तियों का विभाजन किन आधारों पर किया गया है, तो इसका मुख्य तीन आधार है, विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय। अगर आपसे प्रश्न पूछे न्यायिक शक्तियों का विभाजन किया गया है या नहीं किया गया है सेंटर स्टेट के बीच में, तो इसका विभाजन नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे भारत में जो संविधान है हमारी, वो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करती है। तो चलिए हम देखते हैं सर्वप्रथम विधायी संबंध को, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक में है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में किया गया है, और भाग 11 में इसका वर्णन है। किसमें? संविधान के भाग 11 में सेंटर स्टेट के मध्य विधायी संबंध की जो शक्तियाँ हैं उसकी कैसे बंटवारा की गई है, उसका वर्णन किया गया है। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियाँ हैं, ठीक है। 4 स्थितियों की मैं यहाँ पे जिक्र नहीं, सॉरी, अलग से नहीं की हूँ, मैं पूरा इसको समझा के कर दी हूँ, एक साथ नहीं की हूँ। तो ये 4 प्रमुख जो क्षेत्र हैं ये हैं, पहला है आपका केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, ठीक है। दूसरा है इसका, दूसरा, एक मिनट, पहला है केंद्र और राज्य का क्षेत्रीय विस्तार,
दूसरा आपका है विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा है एक मिनट। तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और चौथा है राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। क्योंकि मैं इसको एक साथ करके नहीं लिखी हूँ इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई, तो मैं एक जगह आपको लिख के दिखा देती हूँ, आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो हम पहला क्या देखते हैं, केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा। विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और चौथा है राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। इसको अब हम बारी बारी से देखेंगे। विधायी संबंध के अंतर्गत कितने क्षेत्र हैं? मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। दूसरा विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और चौथा है राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। अब इसको हम अलग अलग से और एक्सप्लेन करके अच्छे से देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी शक्तियों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, पहला इसका है कि संसद जो है पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, पूरे भारत के लिए या इसके किसी भी मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा मन हो तो, वरना आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जो संसद है पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है या भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, भारत क्षेत्र में जो है राज्य शामिल हैं। भारत क्षेत्र में कौन शामिल है? राज्य। केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। मैं यहाँ पे इसको लिख दी हूँ, आप लोग इसके साथ ही ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, भारत क्षेत्र में शामिल क्या क्या है? राज्य, यूटीज और अन्य क्षेत्र। दूसरा क्या है इसका? दूसरा ये कहता है कि राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या इसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, और जो राज्य विधानमंडल द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं वो राज्य के बाहर क्षेत्र में लागू नहीं किए जा सकते। राज्य के बाहर नहीं लागू किया जा सकते। जबकि अपवाद है इसका क्या? जब राज्य और वस्तु में पर्याप्त संबंध हो तो इसको राज्य के बाहर भी लागू किया जा सकता है। तीसरा प्रावधान क्या कहता है? अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, यानी कि केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होती है। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए कानून जो होते हैं भारतीय नागरिकों पर और उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति हो उस पर ये कानून लागू होंगे। यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, संसद की शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध हैं, जहाँ मतलब इस पे संविधान ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जिनको हम देखते हैं। संविधान द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। पहला क्या है? राष्ट्रपति जो है 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। कौन? राष्ट्रपति। किसके लिए? शांति, उन्नति और अच्छी सरकार हेतु नियम बना सकता है। कितने यूटीज के लिए? 5। और वो कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और लद्दाख। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? आप लोग ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति जो है शांति, उन्नति और अच्छी सरकार लाने के लिए इन 5 यूटीज के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, ये और इस प्रकार बनाया गया विनिमय संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। जैसे संसद कोई कानून बनाता है, जिस प्रकार से उसको लागू किया जाता है उसी प्रकार से ये भी राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून भी प्रभावी होगा।
ठीक है। संसद को इसमें संशोधन या निरसन करने का अधिकार होगा। ठीक है। इस संघ शासित प्रदेश में के संबंध में इसे संसद के किसी भी अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का भी अधिकार होगा। ठीक है। संसद जैसे कि कोई भी कानून अगर बनाया है तो ऐसे कानून उसको खत्म कर सकते हैं या उसमें संशोधन कर सकते हैं। दूसरा है, राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वो संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उससे कुछ विशेष संशोधन को लागू करे। ठीक है। किसको शक्ति है? राज्यपाल को, कि संसद का कोई विधेयक हो तो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करे या फिर उसमें कोई संशोधन करके फिर उसको लागू करे। तीसरा प्रावधान यह कहता है कि असम का जो राज्यपाल है, ठीक है, संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में प्रयोज्य न कर या कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में लागू न कर या विशेष प्रावधान को लागू कर सकता है। ठीक है। लेकिन लागू तभी करेगा जब उसमें वो कुछ परिवर्तन करे या संशोधन करे। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति प्रदान है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के मामले में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए और असम के राज्यपाल के लिए ये स्पेशल प्रोविज़न है। ठीक है। अगला देखते हैं विधायी विषयों का बंटवारा। ठीक है। विधायी विषयों के बंटवारे की अगर हम बात करें तो संविधान ने 7वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। कौन सी? त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तर पर व्यवस्था की है विधायी विषयों की। ठीक है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। कितनी प्रकार की सूचियां हो गई? 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आइए इनको अलग अलग देखते हैं। संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? संसद को प्राप्त होती है। इस सूची में इस समय 98 विषय और मूल रूप से ये 97 थे। इसमें जो प्रमुख विषय हैं कौन कौन से हैं? रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार व वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा। ठीक है। तो ये जो विषय हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे रक्षा, बैंकिंग, या ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा तो आपसे पूछ सकता है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो आपको एकदम याद रहना चाहिए और आप क्लियर रहने चाहिए कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, कौन से राज्य सूची में और कौन से समवर्ती सूची में। अगली जो सूची है वो है राज्य सूची, जो कि राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें वर्तमान में 59 विषय हैं और ये मूल रूप से 66 विषय शामिल किए हुए हैं। इनमें जो प्रमुख विषय हैं वो हैं सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन और बाजार। ठीक है। ये सारे व्यवस्था किस में आ गए? राज्य सूची में। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिनमें राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल कोई ऐसी कानून बनाती है जो जिसमें लगे केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि उसमें संशोधन करना चाहिए या इसकी जगह कोई और कानून होना चाहिए, तो अक्सर संसद की उसमें जो होती है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, संसद द्वारा बनाए कानून को। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें दोनों, मतलब राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें कितने विषय हैं? वर्तमान में 52 विषय हैं और मूल रूप से इसमें 47 विषय थे। मूल रूप कहने का तात्पर्य यह है कि जब संविधान हमारा बना था। ठीक है। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं जिनमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं? वो हैं आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापाखाना। ठीक है। ये ऐसे विषय हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, तो 5 और विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किन विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो ये विषय आपको याद रहने चाहिए, जैसे कि शिक्षा हो गया, वन, नाप एवं तौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। ठीक है। और न्याय का प्रशासन, संविधान एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का संगठन।
ठीक है, समझ में आ गया। ये जो विषय हैं ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो अक्सर शिक्षा को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है कि शिक्षा जो है, लोगों को लगता है कि राज्य सूची का विषय है, एग्जाम में अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अब अगली हम इसको पॉइंट को देखें तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के किसी भूभाग के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, जो कि किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। इस प्रावधान का संदर्भ संघीय क्षेत्र अथवा अधिगृहित क्षेत्र से हो सकता है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में पारित हुआ, इसने वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विशेष प्रावधान बनाए। किससे? वस्तु एवं सेवा कर से। एग्जाम में अक्सर ये भी पूछ लेता है 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। इसके अनुसार संसद तथा राज्य विधायिकाओं को संघ अथवा राज्य द्वारा अधिरोपित वस्तु एवं सेवा कर के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, पुनः संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कानून बनाए यदि वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य में की जा रही है। ठीक है, अब अवशिष्ट शक्तियों के बारे में अगर बात करें तो अवशिष्ट जो सूची से संबंधित विषय हैं, ऐसे विषय होते हैं जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो ना तो राज्य सूची, ना तो संघ सूची, ना तो समवर्ती सूची में शामिल होंगे। उनको क्या कहते हैं? अवशिष्ट सूची में शामिल कर दिया गया है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो इस पे जो विधान बनाने की शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, ये राज्य के पास नहीं है। इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति को शामिल किया गया है। ठीक है, अब चलिए कुछ तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह जो अभी तक हमने जितना देखा उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है और क्षेत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एकरूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं, उन्हें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। इस तरह संविधान जो है अनेकता में एकता की अनुमति देता है। देखिए, संघ सूची में आप लोगों का मन हो तो लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ संघ सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं। ठीक है, और जिनमें एकता की ज़रूरत है कि यूनिटी, उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए हर राज्य में। राज्य सूची में क्षेत्रीय एवं अस्थायी महत्व के, क्षेत्रीय एवं अस्थायी महत्व के जो मुद्दे हैं उनको, जबकि समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिनमें संपूर्ण देश में विधायिका की एकरूपता, विधायिका की एकरूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं। ठीक है, अब चलिए तुलनात्मक अध्ययन को देखते हैं। अमेरिका में संघीय सरकार की जो शक्तियां हैं संविधान में निहित हैं। ठीक है, अमेरिका में संघीय शक्तियां जो हैं संविधान में निहित हैं तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। ठीक है, हमारे भारत में राज्यों को नहीं बल्कि किसको प्रदान की गई है? संसद को। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में भी शक्तियाँ अमेरिका की तरह शक्तियों की एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया गया है। किसकी तरह? अमेरिका की तरह। ठीक है, लेकिन कनाडा में जो शक्तियों का आवंटन की दोहरी प्रकृति है, ठीक है, शक्तियों की जो आवंटन है कनाडा में उसमें दोहरी प्रकृति है, अर्थात संघीय और प्रांतीय तथा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। ठीक है, संघीय, प्रांतीय और अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? केंद्र में। भारत सरकार अधिनियम अगर 1935 की बात करें तो इसमें त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है इसमें। ठीक है, कितनी त्रिस्तरीय विषय की व्यवस्था करता है, अर्थात संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामले को एक अंतर के साथ अपनाता है।
खास शक्तियाँ उस समय न तो संघीय विधायिका को दी गई थी, खास शक्तियाँ अर्थात विशेष शक्तियाँ ना तो संघीय विधायिका को दी गई थी, ना तो प्रांतीय विधायिका को, बल्कि किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी? तो आपको पता होनी चाहिए कि वो किसके पास थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। इस मामले में भारत ने कनाडा पद्धति को अपनाया है। ठीक है। अब हम देखते हैं संविधान में संघ सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया। अगर सूचियों की प्राथमिकता की बात करें तो हम देखते हैं संघ सूची को समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। ठीक है। ऐसे आप एक एरो बना सकते हैं कि समवर्ती संघ सूची सबसे ऊपर है, उससे नीचे समवर्ती सूची, फिर राज्य सूची। संघ सूची, अगर इनमें संघर्ष की बात आए संघ सूची और राज्य सूची के बीच में, तो संघ सूची को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। संघ सूची और समवर्ती सूची में अगर कभी संघर्ष या टकराव उत्पन्न हो तो संघ सूची को यहाँ भी प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन समवर्ती सूची में और राज्य सूची में अगर टकराव हो तो समवर्ती सूची को प्राथमिकता दी जा रही है, यानी कि राज्य सूची को सबसे नीचे रखा गया है। ठीक है। अब समवर्ती सूची में अगर टकराव हो तो केंद्रीय कानून जो होते हैं राज्य कानून से, अगर राज्य कानून में दोनों में टकराव हो रहा है तो सामान्य नियम यही कहता है कि केंद्रीय कानून प्रभावी होगा, ना कि राज्य कानून। ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति के सिफारिश के लिए सुरक्षित रखा गया है और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो राज्य का कानून प्रभावी होगा। ठीक है। और लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है, ऐसा नहीं है कि संसद इस पर कानून नहीं बना सकती, संसद भी इस पर कानून बना सकती है। अब अगला हम देखते हैं इसका जो क्षेत्र है, इस अगली क्षेत्र है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। ठीक है। अब देखते हैं केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है, लेकिन असामान्य काल में जो काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। ठीक है। कितनी स्थितियों में? 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। तो आइए उसको देखते हैं। पहला है जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे। ठीक है। पहली स्थिति क्या है? जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे। यदि राज्यसभा यह घोषणा करे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक कि संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में, ठीक है, किसमें? राष्ट्रहित में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले पर कानून के लिए बनाने के लिए सक्षम हो सकती है। इस तरह के किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्य जो होते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में 2/3 बहुमत या समर्थन मिलना आवश्यक है। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक ये प्रस्ताव प्रभावित रहेगा। इसे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। केवल 1 वर्ष में एक ही बार में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दों पर कानून बनाने से नहीं रोकती। ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगर संसद ने इस पर कानून बना दिया तो राज्य विधानमंडल नहीं बना सकती। स्टेट लेजिस्लेचर भी ऐसे मुद्दों पर कानून बना सकती है। ठीक है। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दों पर कानून बनाने की से नहीं रोकती, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच में अगर टकराव हो तो संसदीय कानून क्या होता है? प्रभावी होता है। दूसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामलों की शक्तियाँ अधिग्रहित कर लेती है। ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी आपातकाल लागू होता है तो जो केंद्र होती है, राज्य की जितनी राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है वो खुद अपने हाथों में ले लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहती है। कितने दिन तक? 6 माह बाद तक। यहाँ भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती, अर्थात वो कानून बना सकता है राज्य विधानमंडल भी, लेकिन अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो संसदीय कानून जो होता है वो प्रभावी होता है। तीसरा जो है राज्यों की अनुरोध की अवस्था में, जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर दें कि सूची मतलब राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मसले के संबंध में कानून बना सकती है।
ठीक है। यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। अन्य जो राज्य होते हैं बाद में प्रस्ताव अगर लाकर अपने राज्य विधानमंडल में और उसे लागू करवा सकते हैं। ठीक है। यद्यपि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू भी कर सकता है। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, न कि राज्य विधानमंडल। ठीक है। राज्य विधानमंडल ऐसे कानून पर पुनर्विचार नहीं करेगी, ना संशोधन करेगी, ना निरसन करेगी। केवल इस पे निरसन और संशोधन का अधिकार संसद को होगा। उक्त प्रावधान के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर उसे सीधे शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है। दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधानमंडलों की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसे मामले पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकते। ठीक है। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है। ठीक है। स्थगित कर दिया या समर्पित कर दिया है तथा सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया है। ठीक है। और उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों के उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पहला है पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994। ठीक है। अब देखते हैं अगला जो आधार है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। संसद जो है राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने की योग्य बनाती है। ठीक है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों के उदाहरण मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, जो कि एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जिनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982, पर्यावरण व ट्रिप्स से संबंधित विधान। ठीक है। अब है राष्ट्रपति शासन के दौरान। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ठीक है। जो संसद की शक्ति है राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, और जो कानून की वैधता है राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाए तो भी प्रभावी रहेगा। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि जो है राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाए तो ये कानून भी समाप्त हो जाए, परंतु ऐसे कानून को राज्य जो है विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू कर सकता है। राज्य विधानमंडल इसको निरसित भी कर सकता है, परिवर्तित भी कर सकता है और इसको पुनः लागू भी कर सकता है। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, देखते हैं चौथा और अंतिम इसका, विधायी शक्तियों के तहत राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। ठीक है। अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची जो होती है संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित तरीके से शक्तिशाली बनाता है। ठीक है। पहला है राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखता है। ठीक है। पहला क्या है, राज्यपाल जो है कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। राष्ट्रपति उनको उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त होती है कि उस पर अपनी सहमति दे या ना दे, उसके लिए शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा, राज्य सूची से संबंधित कुछ विधेयकों पर सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति से पहले सहमति ली जाए तभी ऐसे विधेयक आए। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक। ठीक है। इस पे ये विधेयक तभी आएंगे राज्य विधानमंडल में जब राष्ट्रपति की पूर्व उस पर सहमति हो। अगला देखते हैं केंद्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयकों को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। ठीक है। समझ गए आप लोग। अब अगला देखते हैं, उक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संविधान ने विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रखी है। उपरोक्त से आप लोग समझ गए होंगे कि केंद्र की स्थिति बहुत शक्तिशाली है। इस संबंध में सरकारिया आयोग जिसका गठन 1983 में हुआ था, यह पाया कि संघीय सर्वोच्चता जो है केंद्र एवं राज्यों के कानून के मध्य तनाव एवं टकरावों को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है।
ठीक है। यदि केंद्र की सर्वोच्चता की इस स्थिति को समाप्त किया गया तो इसके नकारात्मक प्रभावों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, ऐसा सरकारिया आयोग का कहना था। हमारी द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, विविध अड़चनें, भ्रांतियों इत्यादि जैसे अनेकानेक कारक हैं जो अंततोगत्वा नागरिकों के हितों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। एकीकृत विधायी नीति एवं एकरूपता सामान्य केंद्र राज्य संबंधों के आधारभूत मुद्दे हैं। इससे कि हमारी अनेकता एवं एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती है। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की यह नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी एवं निर्बाध जो संचालन के हेतु अति आवश्यक है। ठीक है। और इसमें चेतावनी दी गई थी कि संघीय सर्वोच्चता अगर समाप्त कर दी जाए तो इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव होगा, ऐसा संभव है। तो आज हम देखे हैं केंद्र राज्य संबंध के मामले में विधायी जो शक्तियां हैं उसकी कैसे बंटवारा की गई है उसको देखें। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध। ठीक है, प्रशासनिक संबंध में कैसे केंद्र राज्य के बीच में उसका बंटवारा किया गया है। तो आप लोग इस लेक्चर को देखने के पहले प्लीज़ आप लोग पहले संघीय व्यवस्था को देख लीजिएगा ताकि आसानी से समझ में आए कि संघीय व्यवस्था की क्या क्या कंडीशंस हैं, एकात्मक व्यवस्था की क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर वो चैप्टर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो केंद्र राज्य आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो आप लोग इसका पीडीएफ जो है, ये पूरा लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ से आप अपना इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।